હવે વાત નીકળી છે તો મારી भी સાંભળી लो। मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा दिल लगता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, कभी लौट के नहीं आऊंगी। तू खुश रहे અને મને खुश રહેવા દે। धोखा किया तूने मेरे साथ, जिंदगी भर पछताएगी, कभी खुश नहीं रह पाएगी तू। चोरी चकारी का काम मैंने छोड़ दिया है साहब। हाँ कसम 2 साल हो गए किसी की जेब की तरफ देखा तक नहीं है। एक बार मुझे बता देते साफ साफ कि करना क्या है। मुझे ऐसे बीच में लटकते रहने का शौक नहीं है। मेरा भी दिल है, मेरे दिल में भी खलिश है। ये सभी लोग इस कहानी के अहम किरदार हैं और इन सभी में एक बात सामान्य है, सभी के दिल में कोई चुभन है, खलिश है। ये सभी एक ही तहकीकात के कानूनी धागे में बंधने वाले हैं, एक मर्डर केस की तहकीकात। सुबह काम पर जा रहा था उस वक्त देखा। कहाँ काम करते हो? आरपी सीमेंट्स, सीमेंट प्लांट में हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर छूँ। किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं, कोई नहीं जोया। जैसे ही बॉडी देखी मैंने तुरंत सारे गांव वालों को इन्फॉर्म किया और जब तक आप लोग आए तब तक किसी को छूने नहीं दी बॉडी। अपना नंबर दो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाएंगे। लगता है असली है। खरा सोना है सर। मतलब कत्ल लूट के इरादे से तो शायद नहीं किया गया होगा। सर हो सकता है विक्टिम के पास इससे भी ज्यादा महंगी चीजें रही होंगी जो खूनी ले गया और इन्हें ले जाना जरूरी नहीं समझा। या फिर शायद विक्टिम के पास कुछ हो ही ना, कत्ल की वजह कुछ और भी हो सकती है। लूटा नहीं तो मारा क्यों? सर प्रांतिज गांव में पूछताछ चल रही है लेकिन किसी ने भी अभी तक विक्टिम को पहचाना नहीं है। सारे गांव वालों को पहचानता हूँ साहब, ये औरत हमारे गांव की नहीं है। सरपंच जी, अब आपका ये प्रांतिज गांव को इतना छोटा तो है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ओली पानी दुकान को नीचे इतने से नीचे सर, रोज 10 बजे खोलता है साहब। बुलाइए उसे, बात कर भी। और हाँ, इस सरिये पर जो खून के निशान मिले हैं वो विक्टिम के खून से मैच हो रहे हैं, मतलब इसी सरिये से कत्ल किया गया है। लगभग कितने बार किए गए होंगे? कम से कम 2 बार। और ये मर्डर कब हुआ? पोस्टमार्टम के 9 से 10 घंटे पहले, और पोस्टमार्टम आज सुबह 10 बजे हुआ है। मतलब कल रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच ये कत्ल हुआ होगा। जी। और हाँ, विक्टिम के पेट से खाना मिला है, मतलब डिनर के बाद ये कत्ल हुआ है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं, लेकिन कत्ल के कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले सेक्सुअल एक्टिविटी जरूर हुई है। और कुछ डॉक्टर? जी, विक्टिम के पेट पर सी सेक्शन के निशान मिले हैं, मतलब ये औरत मां बन चुकी थी। सुबह 10 बजे आके दुकान खोलता हूँ और रात को 10:30 बजे दुकान बंद करके चला जाता हूँ। औरत की लाश वहाँ मिली, तूने कुछ नहीं देखा? कोई गाड़ी आती जाती, कोई आदमी? तेरी दुकान के ठीक सामने मर्डर होता है, कोई तो आया होगा, तेरी नजर नहीं पड़ी? साहब अगर कोई आया भी होगा ना तो मेरे जाने के बाद आया होगा। तेरे गांव का ही कोई था हितेश, और तू जानता है, पर तू छुपा रहा है। अरे नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? छोटा आदमी हूँ साहब, पान की दुकान चलाता हूँ, 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। साचू कहूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। सर शिल्पा उस औरत का नाम भी हो सकता है या फिर किसी और का। विक्टिम की माँ या बच्ची का नाम भी हो सकता है सर। और सर दूसरे हाथ पर जय अम्बे माँ गुदा हुआ है, मतलब अम्बे माँ की भक्ति विक्टिम। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्टिम कहीं और की हो, प्रांतिज की ना हो, शायद अंबाजी साइड की? हो सकता है सर कि किसी ने उसे यहाँ लाया और मार डाला और लाश को फिर यहीं फेंक दिया ताकि हम पूरा प्रांतिज खंगालते रहें और गुमराह हो जाए। सर जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि पूरे प्रांतिज की स्कैनिंग अब भी जारी है।
ये हम प्रांतिज में हैं और यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है अंबाजी। अंबाजी और उसके आसपास के एरिया में खबरी छोड़ो और पता करो कि ये औरत अंबाजी से है या नहीं। जी सर। सर तब तक हम ये पता करते हैं कि क्या पहले उसे यहाँ लाया गया और फिर सरिये से मार डाला गया? 2 या 2 से ज़्यादा वार हुए हैं। इरादा एकदम क्लियर था, मर्डर। मुझे लगता है कि कहीं और मारकर लाश यहाँ फेंकना रूल आउट कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर कहीं और मारा होता तो वो खून से सना हुआ हथियार, लोहे का सरिया लाश के पास क्यों मिलता? सर मैं लाश पर से मिले हुए जेवर के बारे में सोच रही थी। देखो, हमें इतना पता है कि शायद विक्टिम का नाम शिल्पा था, शायद वो अम्बे माँ की भक्त थी और वो माँ जरूर बनी थी। वो बेजान इस वक्त मॉर्ग में है और कहीं उसका कोई बच्चा या बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ साहब, लाश के बारे में सुना है। फिर सुना है, देखा नहीं? समझो नहीं साहब। छगन राजपूत, तुम्हारे सारे मजदूर इसी साइड पर रहते हैं? हाँ साहब। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने कुछ ना देखा हो? बुलाओ सबको। बता अभी जाओ भाई। हाँ भाई, किसी ने कुछ देखा है? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा है। हमारा काम तो शाम को 7 बजे ही खत्म हो जाता है। हाँ साहब, हम तो 7 साढ़े 7 बजे नहाकर खाना बनाने चले जाते हैं। 9 साढ़े 9 हो गए, हम लोग को सूझी अच्छे। तुम्हें से कोई तो टहलने निकला होगा रात में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब के सब सो गए हों। देखो, अगर किसी ने कुछ देखा है या कोई कुछ जानता है तो बता दो, तुम लोग मुसीबत में नहीं पड़ोगे। ठीक सर, एक बुरी खबर है सर। वो नाम शिल्पा और जय में मगर गुन्ना कोई नहीं पहचान रहा। हो सकता है उस लड़की का नाम शिल्पा ना हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसे जानबूझ के ना पहचान रहा हो। समझो नहीं तुम्हारी बात। जब तुमने लाश देखी पहली बार, तब क्या उस रास्ते पर तुम अकेले थे? हाँ मैडम, ये मैं बता चुका हूँ आपके बड़े साहब को। फिर से बताओ। हर रोज़ 8 बजे मैं घर से काम के लिए निकलता हूँ और 8:15 बजे तक उसी जगह से गुजरता हूँ। परसों भी 12 सितंबर रोजनी जेम, मैं वहाँ से गुजर रहा था और अचानक लाश पर नजर गई। तुमने बाइक चलाते चलाते लाश देखी या फिर बाइक रोकी और फिर लाश देखी? मैं बाइक क्यों रोकता मैडम? हर रोज का आना जाना है मेरा वहाँ से, काम पर वहीं से जाता हूँ मैं। तो रोज के रास्ते पर यहाँ वहाँ देखकर बाइक चलाते हो? मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ तुम्हारा बयान। रोज का रास्ता सीधा, तुम बाइक पर हो, सड़क से दूर एक खड्डे में लाश पड़ी है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है। बता सकते हो कैसे? कमाल कर रही है मैडम आप तो। अरे बाइक चलाते तो इधर उधर नजर तो जाती है, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने जानबूझकर वहां देखा ताकि वो पड़ी हुई लाश मुझे दिखे। माल पहुंची गयो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। छगन भाई। हाँ सुरेश, आपसे बात करना था हमको। बोल बोल। दिशा, सच तो बोल, तूने कुछ नहीं देखा? सच में गोविंद भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। ये अजीत वाघेला की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे और पान वाले हितेश की भी। विक्टिम की डिटेल्स प्रेस में दे दो। एक पॉसिबल नाम है, हाइट है, बॉडी है और खबरी को ओवर टाइम पर लगा दो। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आसपास के किसी पुलिस स्टेशन से कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं आती तो इसका मतलब साफ है कि कोई कंप्लेन दर्ज ही नहीं की गई। सांघवी और डिसेंट परिवार से लगती है। हमें केस क्रैक करना है इससे पहले कि देर हो जाए। सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पहचान लिया हो,
लेकिन जानबूझकर आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे नहीं आ रहा है। શું ગિરીશભાઈ ખુદાએ ખરીદી के लिए? अरे भाभी जी क्या છે? वो माइके की है दिनेश भाई। अच्छा अच्छा। कितना 110 ना? कोई खलिश रही होगी दिल में, इसके या फिर किसी और के। अब ये तो तभी पता चलेगा जब कोई इसे पहचान लेगा। जय श्री कृष्ण गिरीश भाई। जय श्री कृष्ण रूपा बहन। भाभी क्या थे? वो उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई है ना, तो उसके घर में गई है। अच्छा है, बहन ही बहन के काम आएगी ना गिरीश भाई। विक्टिम के सारे डिटेल्स तो हैं हमारे पास। मैं विक्टिम के सैंपल्स और विसेरा ले लेता हूँ। હવે વાત નીકળી છે तो મારી भी સાંભળી लो। मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा दिल लगता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। 10 दिन हो गए हैं सर। सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे गुजरात में विक्टिम के पोस्टर छापे हैं, अखबारों में इश्तिहार गए, लेकिन एक भी रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया सर। मतलब जानबूझकर कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई लेडी की? सर हो सकता है कि फैमिली ने दिल और दिमाग से निकाल दिया हो किसी कारण से। ये अजीत वाघेला की रिपोर्ट है? सर उसका बैकग्राउंड लगभग क्लियर ही है। लगभग मतलब सर क्लियर ही है, उसका इस औरत से कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा इस औरत का, जो टूट गया है और बहुत बुरी तरह टूटा है। सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि वो माँ बन चुकी थी, शादीशुदा रही होगी। फैमिली आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे नहीं आ रही है सर। इसका मतलब कोई शर्म, कोई इज्जत विज्जत की बात होगी। मतलब कोई अफेयर? बिल्कुल हो सकता है, पति या प्रेमी का माथा फिर गया हो। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं सर। ये जो विक्टिम के हाथ पर शिल्पा नाम का गुदना था, तुम ही कह रही थी ना कि वो उसकी माँ, बहन, बेटी किसी का नाम हो सकता है या कुछ और। अगर ये नाम नहीं तो कुछ और क्या है? सर तलोद का खबरी। શું ખબર જિગ્નેશ? साहब અહીં તલોદ में एक मामलो છે। कैसे मामला? एक गिरीश दामोर है। भाभी जी क्या છે? माइके की है दिनेश भाई। एक अरसे से इस गिरीश की पत्नी दिखी नहीं किसी। भाभी क्या છે? उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई है ना, तो उसके घर में गई है। लोग पूछते हैं तो सबको अलग अलग जवाब देता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसकी पत्नी काफी अरसे से गायब है। एड्रेस बोल जिग्नेश। शिल्पा। शिल्पा? तुम्हारी पत्नी गिरीश दामोर कहाँ है? कहाँ है? वो चली गई सर। कहाँ चली गई? मैंने नहीं खबर सर। गिरीश, तुमने कई लोगों से कहा है कि तुम्हारी पत्नी मायके गई है, मुड़ासा, लेकिन वो तो वहाँ है नहीं है सर। दरअसल तुम उसे लेकर प्रांतिज गए, वहाँ ले जाकर लोहे के सरिये से उसका मर्डर किया और फिर बड़ी चालाकी से लाश की शिनाख्त करने के लिए जानबूझकर आगे आए ही नहीं। શું बात कर रहे साहब? ये सच नहीं है साहब? तो फिर सच बता दो, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? भाग गई है साहब, मेरे एक दोस्त के साथ। कौन है ये दोस्त? बेटा, तुम्हारी मम्मी का नाम शिल्पा है? शिल्पा विल्पा का तो नहीं मालूम मैडम, मेरी पत्नी का नाम लता है। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया, देखा मेरी बेटी स्कूल का लेसन कर रही थी। पढ़ाई नहीं बेटा? हाँ पापा। सरस। लता, कुणा कुणा देसी રીંગણા मिले बाजार में, सरस ओढ़ो रोटलो कड़ी खिचड़ी बना देना रात को। पूजा,
बेटा मम्मी कहाँ છે તારી? बाहर गई छे, बोल के गई थी कि लौटते समय देर होगी। देर होगी पर गई कहाँ? મને નથી ખબર પપ્પા। मैं जा रही हूँ, कभी लौट के नहीं आऊँगी। तू खुश रहे और मने खुश रहवा दे। गिरीश, मैं राजन के साथ खुश हूँ। मुझे लगता है कि हमारी शादी एक गलती थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी एक गलती तो नहीं जी सकते ना। कम से कम मैं तो इस गलती को सुधार लूँ। पूजा का ख्याल रखना, मैं उसे साथ नहीं लेकर जा रही। उम्मीद करती हूँ कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। राजन शर्मा नाम था उसके आशिक का। काफ़ी टाइम से चल रहा था दोनों का चक्कर। मैंने पकड़ा भी, वार्निंग भी दी, तोड़ दिया उसने रिश्ता। नहीं, राजन शर्मा के साथ नहीं, हमारे साथ तोड़ दिया रिश्ता। बेशरम भाग गई उसके साथ हमें छोड़कर। कहाँ भाग गई? तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसको? 2 दिन तक तो फोन ही नहीं उठाया उसने। फिर सामने से फोन करके बोली वापस आने का कोई इरादा नहीं है। तब से सबसे झूठ बोले जा रहा हूँ साहब। किस मुंह से सच बोलूँ साहब? अब देखो मेरी बेटी को, जब से उसकी मम्मी गई है ना, ऐसी चुप सी बैठी हमारी डिग्री। ऊपर से ये घर, काम, बेटी कैसे संभाल रहा हूँ साहब, मैं ही जानता हूँ साहब। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पत्नी का नाम लता है? हाँ लता है। हाथ पर गोदना था उसको, शिल्पा लिखा था साहब। जब तक मेरे साथ थी तब तक तो कुछ नहीं था। अब भागने के बाद वो जो भी आप बोल रहे हो अगर किया होगा तो मैं क्या जानूँ साहब। फोटो दिखाओ उसकी। फोन रखती थी लता? हाँ। नंबर बोलो उसका। 444 57 898। और ये जो राजन शर्मा ये कहाँ रहता है? अहमदाबाद। उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस? सर फ़ोन नहीं करते लता को, डायरेक्ट अहमदाबाद जाता होते हैं। सर गिरीश ने लता का फोटो और एड्रेस तो दिया है, देखते हैं ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। हाँ, पहले अहमदाबाद जाके चेक करो। वैसे इस गिरीश के चेहरे पर उसके दिल की खलिश साफ नज़र आ रही थी, बेवफाई की खलिश। अब देखना यह है कि यह खलिश उसे किस हद तक लेके गई है। लता गिरीश दामोर। तमे कौन? पुलिस प्रांतिज से आए। लता, मेरा नाम सिर्फ लता है। गिरीश दामोर मैंने अपने नाम से हमेशा के लिए हटा दिया। तुम जिस आदमी के साथ रहती हो उसका नाम राजन शर्मा है। मेरे निजी मामलों में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? गिरीश कोई कंप्लेंट करी है पुलिस में? उसने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, बस इतना बोला है कि तुम उसके दोस्त के साथ भाग गई। भाग गई? जी नहीं, मैं उसको सब कुछ साफ साफ बता के अपनी मर्जी से उस रिश्ते से निकली हूँ और मैं वापस कभी नहीं जाने वाली, चाहे वो पुलिस भेजे या फौज।
क्या कहानी है? हम एक मारी गई औरत की शिनाख्त करने निकले हैं और टकरा गए हैं एक ऐसी औरत से जो अपने पति को छोड़कर निकल गई है उस रिश्ते से। सर कम से कम ये औरत जिंदा तो है, नहीं तो आजकल ऐसे कितने केसेस देखने में आते हैं जहाँ पति या पत्नी का शादी के बाहर अफेयर हो जाए और फिर चोट खाया हुआ इंसान सिर्फ मर्डर करके ही अपने जख्मों पर मरहम रखता है। 2 हफ्ते बीत गए हैं और हम 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं शिल्पा वाले केस में। हम लगे हुए हैं सर, लेकिन अभी तक कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई है इस औरत की और ना ही कोई बॉडी क्लेम करने के लिए आगे आया सर। जरूर वो औरत किसी दूर दराज के इलाके की होगी, कोई उसे यहाँ ले आया और कत्ल कर दिया। सर हमने सारे लॉज, होटल, गेस्ट हाउस छान मारे, लेकिन कहीं से भी कुछ भी मैचिंग सामने नहीं आया। आएगा, सामने आएगा, कभी न कभी तो बादल हटेंगे। सुराग की एक न एक किरण तो आनी ही आनी। मौसम बदल गए, बारिश आई, ठंड पड़ी, गर्मी आई, लेकिन इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये केस उन केसेस की फाइलों में जमा होने जा रहा था जो हमेशा के लिए अनसुलझे करार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा और इस केस पर से गुमनामी की घटा हटेगी। सर आपने बुलाया? हाँ पूर्वी, वो प्रांतिज में मिली औरत की लाश वाला जो केस था, शिल्पा वाला केस। जी सर, ब्लाइंड केस। एसपी साहब को फोन आया था, वो केस अब क्राइम ब्रांच हैंडल करेगी। फाइल ट्रांसफर कर दो और जो मदद मांगी फुल कॉपरेशन दो। तो ये प्रांतिज वाले केस की फाइल, एक औरत की लाश मिली थी सर। सारे पेपर्स हैं? यस सर। इन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स से टोले। जी सर, हमने सारे एंगल्स कवर किए, लेकिन कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अजीत वाघेला जिसने डेड बॉडी रिपोर्ट की थी, हितेश देवतिया जिसकी क्राइम सीन के पास पान की दुकान है, क्राइम सीन के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट भी थी, और एक गलत लीड जो डेड एंड साबित हुई, गिरीश दामोर। सर हम इन्हीं लोगों के आसपास गोल गोल चक्कर काट रहे थे, इन्हीं की स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं मिला। 8 महीने पहले हुए इस केस को हमें नए सिरे से अप्रोच करना होगा। राइट सर। और सर नए सिरे से केस को अप्रोच करने के लिए हमें सभी पुराने सस्पेक्ट्स और उन सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी जिनसे पहले भी क्वेश्चनिंग की जा चुकी है। जितने भी लोग हैं सबकी फिर से स्कैनिंग करनी होगी। कांस्टेबल पूर्वी, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप हमारी टीम में रहेंगे। जी सर। इस केस की री इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई अजीत वाघेला की क्वेश्चनिंग से, जिसने लाश को सबसे पहले देखा था और रिपोर्ट किया था। सब कुछ 2-2, 3-3 बार बता चुका हूँ मैडम को, साहब लोगों को। तमें पण एज पूछ रहा जो साहब, क्या मनहूस दिन था मेरे लिए। ऐसा लग रहा है साहब कि चुपचाप आंखें बंद कर कर बाइक चलाता तो अच्छा होता। आंखें बंद करके बाइक नहीं चलाते वगैरह, एक्सीडेंट हो जाता है। इस केस को हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करो। किसी का मर्डर हुआ, सीरियस मैटर है। साहब अगर मैंने कुछ भी देखा होता, कुछ भी सुना होता तो मैं पहले वाले साहब लोगों को बता देता ना। जो हुआ उसे रहने दो। तुम पहले इतना बताओ कि कांड होने के बाद इन 8 महीनों में तुमने कुछ भी ऐसा देखा जो तुम्हें खटका हो या अटपटा लगा हो? वो सामने जहां से लाश मिली कोई लौटा था वहां? बिल्कुल नहीं साहब, पहले भी सिर्फ वो दूसरे साहब लोग आए थे, अब आप लोग आए हो। मैं आपसे भी कहता हूँ कि उस रात ऐसा ना मैंने कुछ देखा ना कुछ सुना। पूर्वी। जी सर। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम लोग पूछताछ के लिए गए थे, ये वही है ना? हाँ सर। खाली गाड़ी रोको, पीछे लो। साहब मुझे अच्छी तरह याद है, दूसरे साहब लोग आए थे, उन्होंने सबसे बात की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। इन 8 महीनों में तुम्हारे अलावा किसी और को याद आया? रात किसी ने किसी कार को या बाइक को आते जाते देखा हो या पैदल किसी को देखा हो? साहब बातें तो सभी लोग कर रहे थे, लोग डरे हुए थे और बुरा भी लग रहा था, लेकिन साहब एक मजदूर था। कौन मजदूर? सुरेश महतो, बिहार साइड से। बोल बोल। छगन भाई, हम कोई नौकरी छोड़ना है अब। कांडो थे गयो जे हैं? क्यों? छगन भाई, वो हम अब अपना गांव वापस लौट जाना चाहते हैं। हम जब तू आया था तब मुझे कहा था कि 1 साल तक रहूंगा, अब 6 महीना तो रुक जा भाई, मेरी प्रॉब्लम को समझ।
अब बीच काम में मैं नए कारीगर को कहाँ तैयार करूँगा? नहीं नहीं छगन भाई, हाँ हम नहीं रुक सकते हैं, बस जाना है हमको। क्या हो गया भाई, अचानक क्या हो गया तुझे? बोलना। हम गांव जाना चाहते हैं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे उस औरत के मर्डर के बारे में कुछ पता चला है? कुछ जानता है? छगन भाई, हम किसी औरत के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करी साहब, पर वो रुका ही नहीं। नहीं सर, हमारी टीम यहाँ लौटी नहीं थी क्योंकि हमें यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सुरेश का इस मर्डर से कोई ताल्लुक हो सकता है? सर ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं लगा, लेकिन वो एक अजीब तरह से परेशान लग रहा था। तो फिर तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? साहब तब ऐसा कुछ पक्का नहीं लगा था, वो क्या एक बात दिमाग में ही और निकल गई। लेकिन जब आप लोग दोबारा पूछ रहे हैं ना, तो घंटी बजी और याद आया। इस सुरेश महतो का कोई नंबर है? हाँ मैडम, तब का है। वो क्या है कि मजदूर लोग बारंबार नंबर चेंज करते रहते हैं। जो भी नंबर है वही दे दो। 44412893। ये बिहार में कौन से गांव से था? मैडम अभी गांव के बारे में तो कभी नहीं पूछा। सर, नंबर एक्टिव है। बिहार में? अहमदाबाद में। उसे कॉल मत करना, सिर्फ उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो। 8 महीने हो गए, सोच रहा होगा कि मामला दब गया, जरा से झटका देते हैं। एक और बात है सर, सुपरवाइजर छगन राजपूत ने बताया था कि सुरेश ने उससे कहा था वो अपने गांव बिहार जा रहा है, लेकिन सुरेश के पिछले 8 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी लोकेशन बिहार में कहीं नहीं है। वो इस पूरे समय अहमदाबाद में था सर। मतलब झूठ बोला था। पता करते हैं उसके झूठ के पीछे का सच क्या है। सुरेश महतो? जी मालिक। क्यों मारा उस औरत को? बोल तूने इस औरत को क्यों मारा? हम किसी औरत का मर्डर नहीं किया साहब। देख सुरेश, जिस बिल्डिंग में तू 8 महीने पहले काम कर रहा था ना, उस बिल्डिंग का काम बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा केस अभी भी वहीं का वहीं है। इसलिए बोल, तुमने उस औरत के सिर पर सरिया क्यों मारा और कंस्ट्रक्शन साइट से क्यों भागा? बोल। साहब हम माई कसम खा के कह रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बतिया रहे हैं साहब। तुमने अपने सुपरवाइजर छगन भाई से कहा था कि तू अपने गांव बिहार जा रहा है। झूठ बोला, जबकि तू बिहार में नहीं अहमदाबाद में था। क्यों? क्योंकि तेरा गांव जाने का कोई प्लान था ही नहीं। तू प्रांतिज लौटना ही नहीं चाहता था कि कहीं कोई तुझे पहचान न ले। 12 सितंबर की रात को तू ही था ना कंस्ट्रक्शन साइट पे? और बहुत परेशान था क्योंकि मर्डर किया था तूने। और परेशान आदमी मर्डर थोड़े ना करेगा। हम झूठ बोले थे, काहे कि हमारा दोस्त यहाँ अहमदाबाद में हमको डबल मजदूरी पर नौकरी ढूंढा था हमारे लिए। ये बात हम छगन भाई को बताते तो वो हमारा बैलेंस तनख्वाह तो देते ही नहीं। हमको पैसे का बहुत जरूरत था साहब। तो तूने उस औरत का कत्ल करने के बाद गहने क्यों नहीं चुराए? सोने के थे? हम किसी को मारे नहीं है मैडम, हम नहीं मारे हैं किसी को। हम तो गहना बनाने में फंसे हुए थे अपनी बहन के शादी के लिए। सुनो, ये बूढ़ी माँ, बीमार बाप, बहन की शादी, ये सारी कहानियां हम हर रोज यहाँ पे सुनते हैं। असलियत क्या है वो बोल। हम तो रिजर्वेशन का टिकट भी निकाल लिए, अब चाहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं साहब। इसकी जुबान से ऐसी असलियत बाहर नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर सुरेश महतो को कड़े तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया गया, उसके बैकग्राउंड की डिटेल चेकिंग की गई, पर आखिरकार ये निष्कर्ष निकला कि उसे वाकई में कुछ नहीं पता था और उसका इस मर्डर केस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। फिर से खबरियों को एक्टिवेट किया गया, लेकिन इस अंधी गली से निकलने के लिए अब किसी नए रोशनदान की जरूरत थी। सर एक आइडिया है, थोड़ा अलग है पर ट्राई कर सकते हैं। अब इस केस पर नए आइडियाज ही काम करेंगे। बोलो क्या सोच रही? वो गुदना बनाने वाले कलाकार। करिए। सर उस औरत के एक हाथ पर शिल्पा नाम का गुदना था और दूसरे हाथ पर जय अम्बे माँ, दोनों परमानेंट थे। ये एक स्पेशलाइज्ड काम है जो कुछ खास जगहों पर होता है।
अगर हम उन सभी खास जगहों को टैप करें तो? हाँ, ये सही रहेगा सर। ठीक है, तुम लग जाओ इस काम में। और एक बात, पिछले इन्वेस्टिगेशन में कत्ल के दौरान चोरी का एंगल रूल आउट किया गया था। हाँ सर। हो सकता है विक्टिम के पास बहुत ज़्यादा हार्ड कैश था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे लेने के बाद चोरों ने कहने ज्यों के त्यों छोड़ दिया, ताकि चोरी का एंगल कभी सामने ना आए और हम गुमराह होते हैं। सर, इलाके के सारे चोरी के हिस्ट्री शीटर्स को छुड़वाता हूँ, शायद उनसे कोई लीड मिले। अगर गुदना कलाकारों और हिस्ट्री शीटर से पूछताछ के बाद भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम इस केस को आउट ऑफ स्टेट लेके जाएंगे। हो सकता है इस केस का ताल्लुक किसी और स्टेट से हो। फिर गुदना गुजराती में क्यों था? 9 महीने पुराना केस है परेश, लेकिन मुझे रिजल्ट 9 घंटों में चाहिए। सारे हिस्ट्री शीटर्स के बीच फैल गया। इस औरत की आइडेंटिफिकेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओ भाई, ये कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है जो इतनी स्टडी कर रहे हो। सीधे साधे अक्षर हैं। ये मैंने नहीं बनाया साहब। इतना कीमती गले का हार, क्या मैं पागल हूँ जो छोड़ दूंगा? इससे पहले हम लोग पागल हो जाएं तुम लोग बता दो, नहीं तो तुम में से किसी को भी काम का नहीं छोड़ेंगे। नहीं साहब, मैं अहमदाबाद में काम करता हूँ, मगर इतना माल मिलेगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा। वही तो साहब, उसके पास कितना भी माल हो, हम इतने गहने छोड़ ही नहीं सकते। साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, ये मुझे ना लव स्टोरी का एंगल लगता है। लव स्टोरी का। खूबसूरत औरत है, जवान औरत है, मर्डर हो गया उसका, एक गहना भी चोरी नहीं हुआ साहब। कोई आशिक होगा उसका, प्यार में फैल हो गया होगा, मार दिया होगा उसने। अबे, चोरी चकारी करते करते किताबें कब से लिखने लग गए तुम लोग? ये भाषणबाजी बंद करो और इस औरत और इसके कातिल का नाम बताओ, या कम से कम किसी एक का। चोरी चकारी का काम मैंने छोड़ दिया है साहब। माँ कसम 2 साल हो गए किसी की जेब की तरफ देखा तक नहीं। कुत्ते की दुम आखिर सीधी कैसे हो गई? कुत्ते की मौत नहीं मनाना साहब, इसलिए तुम सीधे करना पड़ गया। ऐसे एक बात बोलूं? प्रवचन मत दे, काम की बात है तो बता। साहब, मुझे नहीं पता कि आपके काम की बात है या नहीं, पर मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? ठीक से याद करके बता। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा साहब। आप मुझे इसकी फ़ोटो दे दो, याद आएगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। चलते सर। 3 महीने से हम इस केस को लेकर घूम रहे हैं और 8 महीने से ये केस पुलिस को घुमा रहा है। टोटल 11 महीने और अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं। सर, 350 से ज़्यादा गुदना कलाकारों से मिल चुकी हूँ मैं। सर, कम से कम 100 हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग की है। हमारे सारे खबरी काम पर लगे हुए। महाराष्ट्र, गुजरात, MP, गोवा, दमन, सभी जगह मैंने फोटोज और डिटेल्स भी भेजी हैं। और नेट रिजल्ट 0। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक औरत का कत्ल होता है और उस औरत को कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता? सर, 125 करोड़ की आबादी का देश है, वो कहीं से भी हो सकती है। कोई उसे यहाँ प्रांतिज लेकर आया, मारा और भाग गया। लेकिन प्रांतिज आए कैसे? आसमान से तो प्रकट नहीं हुए होंगे ना? सर, आसपास 3 रेलवे स्टेशन हैं। मैंने तीनों की CCTV फुटेज खंगाली है। इनफैक्ट मर्डर के 1 महीने पहले की भी देखी है, पर कहीं से कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग शायद बस से आए हों। वो जैसे भी आए होंगे, लेकिन कातिल और विक्टिम हमें ऐसी जगह जरूर छोड़ गए हैं जहां हम कभी होना नहीं चाहते। एक परफेक्ट क्राइम के गहरे साए में। 1 महीने में विक्टिम की बरसी है और 1 महीने में इस केस के अनसुलझे रहने की फर्स्ट एनिवर्सरी। इससे बड़ी एनिवर्सरी गिफ्ट क्या होगी कि हम इस केस को क्रैक करें और जिसने भी घिनौनी हरकत की है उसे उसके किए की सजा दिलाएं। तुम मरा नहीं अभी तक? साहब, अभी ऐसा खबर लाए उन्हें कि मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाएगा। बोलता रहे। वो प्रांतिज वाला केस था ना, औरत के मर्डर का। जल्दी बक।
उस औरत का नाम वाकई में शिल्पा है जो उसके हाथ में गुदा गया है। तो पूरा बोलेगा फ़ोन के अंदर घुस के पीटूं तुझे? अरे क्या साहब, अब आपकी दिल्ली दूर नहीं है, यही हिम्मत नगर में है, वहीं की है औरत। हिम्मत नगर की? बिल्कुल। कौन है? इसकी फैमिली कहाँ है? फैमिली में 2 लोग हैं, एक पति है विशाल मकवाना, एक बेटी है श्वेता मकवाना। सर, इस विशाल मकवाना के कई खेत हैं, हिम्मत नगर के जस्ट बाहर। गजब है, हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे और केस सिर्फ 20 मिनट दूर का था। वाह, क्या बात है, अखबार पढ़ते हो? आपसे मतलब? कौन है आप? क्राइम ब्रांच। बोलिए। 11 महीने पहले यह खबर अखबार में छपी थी, हर अखबार में, गुजराती में भी। ये तो शिल्पा है मेरी। 11 महीने पहले कत्ल हुआ आपकी पत्नी शिल्पा मकवाना का, आपकी पत्नी का, आपकी बेटी श्वेता की माँ का, और हम लोकल पुलिस स्टेशन होकर आ रहे हैं। कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं। तो मुझे तो अभी भी पता चला ना, ये मर गई। मरी नहीं, मारी गई। और कंप्लेंट इसलिए दर्ज नहीं करवाई गई, लाश इसलिए लावारिसों की तरह दहन हुई क्योंकि अपनी पत्नी शिल्पा मकवाना का कत्ल तुमने किया विशाल मकवाना। एक मिनट साहब, आप क्राइम ब्रांच से होंगे या किसी और ब्रांच से? मुझ पर आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। शायद आपको शिल्पा के बारे में कुछ मालूम नहीं। हमें शिल्पा के बारे में कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन इतना पक्का मालूम है कि उसका कत्ल हुआ। आप जरा अपने बारे में बताइए, अपने बारे में, अपनी बेटी श्वेता के बारे में। हाँ, आपकी बेटी खेल रही है पड़ोस में, आप मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। शिल्पा मेरी पत्नी थी। आप कितने 11 महीने पहले की बात कर रहे हैं? वो 2.5 साल पहले ही मुझे और मेरी श्वेता को छोड़कर चली गई। तब मैंने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, तो उसके बाद क्या कर? लेकिन पिछले 11 महीनों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार शिल्पा की लाश की तस्वीर अखबारों में छापी गई। फिर भी तुम पहचान के लिए आगे नहीं है। आए होंगे कई बार इश्तिहार शिल्पा की मौत को लेकर, पर चूक गए मेरी नजरों से, क्योंकि मेरी नजर में इस वक्त सिर्फ मेरी श्वेता है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊंगा उसे कि जो माँ उससे 2.5 साल पहले दूर हो गई थी, तो इस दुनिया से ही दूर हो गई। शिल्पा मकवाना के कत्ल की खोज में पुलिस कई नए पात्रों से टकराने वाली थी। पूरी तैयारी प्रॉब्लम न थी। होटल तब बनेगी ना जब डील होगी। उसे रहना नहीं कहते, मुंह काला करना कहते। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। इस खोज का पहला पड़ाव था विशाल मकवाना, जिसने पुलिस को बताया कि उसके और उसकी पत्नी शिल्पा मकवाना के बीच क्या अनबन थी। तो तकरीबन 2.5 साल पहले तुम और तुम्हारी पत्नी शिल्पा अलग हुए थे? हाँ, लगभग 2.5 वर्ष पहले। डिवोर्स के कागजात दिखाओ। डिवोर्स के कागजात? डिवोर्स के कागजात। डिवोर्स उनके होते हैं जिनकी शादी ना पहले ठीक ठाक चल रही होती है, फिर कोई मसला हो जाता है दोनों के बीच में और दोनों अदालत जाते हैं और अदालत उन्हें डिवोर्स दिलाती है। तो आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? किससे ले? हवा से या उसकी तस्वीर से? एक दिन सुबह उठा मैं, देखता हूँ तो क्या, वो गायब, छोड़ के चली गई मुझे और मेरी बेटी श्वेता को। पापा सूता ये लोग कौन है? बेटा लोग को गोली स्वराज કહે છે કે તારા મમ્મી મરી ગયા છે। इस तरह की बातें बच्ची के सामने ना करें तो बेहतर होगा। जाओ बेटा, खिचड़ी पाव गर्मा गर्म तैयार, खाएगा। मर्डर तो हुआ है और वो भी मेरी पत्नी का, जाहिर सी बात है शक मुझ पर ही होगा। और ऊपर से वो डिवोर्स पेपर भी तो नहीं है ना मेरे पास। मतलब मैं साफ साफ कह दूँ साहब, ये कत्ल वतल करने का ना तो टाइम है मेरे पास
और ना ही मेरी फितरत। तो अब हमें ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें और तुम्हारी बेटी श्वेता को छोड़कर किसके साथ भागी थी? विशाल मकवाना, इस केस की जड़ कहाँ? जहाँ जड़ें होती है, जमीन में। एक जमीन का टुकड़ा हमारी जिंदगी में भूचाल ले आया। टोटल 3 एकड़ जमीन है मयंक भाई। इस जमीन के एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर के कागड़िया वगैरह हैं आपके पास? ना भाई ना, वो तो सब आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ बनाना ही नहीं था ना यहाँ, इसलिए कभी सोचा नहीं। अथे जैसे कोई प्रॉब्लम न थी। मयंक सेठ होने को तो सब कुछ हो सकता है। पंचायत के ऑफिस से लेके रजिस्ट्रार के ऑफिस तक एक को एक हाथ गर्म करने पड़ेंगे। हाँ हिसाब से 8 लोग खर्चो करो पड़શે। बात करो हरी भाई, ये तो ज्यादा से भी ज्यादा है। अरे विशाल भाई, हरी हवा में बात नहीं करतो, सालों का तजुर्बा है इन मामलों में। हर एक आदमी की कीमत जानता हूँ मैं, टॉप टू बॉटम। अजय एक बात को, दरेक मानस बिकाऊ હોય છે, बस उसे खरीदने का तरीका आना चाहिए। शू કહો છો मोटा भाई? बिल्कुल। हरी भाई, मयंक भाई, देखिए मैं ठहरा छोटा सा किसान, अब तो जमीन खरीदेंगे, ऊपर होटल बनाएंगे। उसकी होटल तब बनेगी ना जब डील होगी। डील की बातचीत 2-3 महीने तक चली। इस दौरान मयंक सेठ और हरी दोनों का आना जाना रहता था घर। फिर अचानक पता चला कि मयंक सेठ को हार्ट अटैक आ गया। तो चल बस। आप शायद भूल गए कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे। आप हमें बताने वाले थे कि आपकी पत्नी शिल्पा मकवाना किसके साथ भागी थी। ये बीच में जमीन कहाँ से आ गई? वहीं पे आ रहा हूँ साहब। जमीन तो बिकी नहीं, पर तकदीर बिक गई, वो भी घाटे में। अरे श्वेता, बाहर क्यों बैठी? मम्मी ने कहा। मम्मी ने? क्यों? वो हरी काका से कुछ बात कर रही हैं। खबर न थी, दरवाजा खोलूंगी तो पता चलेगा ना। क्या बात है, जल्दी आ भी गया अजय? जल्दी आ गया इसलिए तो पकड़े गए तुम दोनों। हाँ? अरे हरी, हाँ क्या जमीन की दलाली नहीं मिली तो मेरी जोरू पर गंदी नजर डाली? विशाल, जो कुछ भी हुआ है नजर डालने से नहीं हुआ है, नजर मिलाने से हुआ है। अच्छा, ना समझी ना सुधरी। मेरे नाक के नीचे उसने अपनी बेशर्मी जारी रखी। मैं घर के बाहर, हरी घर के अंदर। एक दिन मैंने बुलाया उसके माँ बाप को। गांडी थे गई थी किशु? हे बेशरम, तेरी श्वेता के बारे में तो सोच। यार नसीब तेरा अच्छा है कि विशाल तेरे साथ शराफत से पेश आ रहा है, और विशाल कुमार की जगह दूसरा कोई होता न तो कब तक वो तुम्हारा कौन है हरी को मार डाला होता, या तुमको मार डाला होता, या तुम दोनों को मार डाला होता। अरे शिल्पा, कसम खा कि तू ये सब बंद कर देगी और माफी मांग विशाल कुमार से और खत्म कर दे ये सब गंदगी। कृष्णा, बापूजी, कोई फायदा नहीं, वो माफी नहीं मांगे। क्या कहती है पता है? कहती है कि इसके बदन की जरूरत है। अरे ईडर में किसी को पता चला ना तो हमारे इज्जत के धजागरे उड़ जाएंगे। ये अब भी माफी मांगेगी, श्वेता की कसम खाएगी कि आज के बाद वो उस हरी का मुंह कभी नहीं देखेगी। मैंने हरी पसंद है, मैं उससे मिलती भी रहूंगी और उससे प्यार भी करती रहूंगी। विशाल के लिए ना तो मेरे दिल में कोई जगह है और ना ही मेरे कमरे में। शिल्पा, रेवा दो भाई, अपनी जिंदगी संभालो, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोकरी ने कोई कई खवડાવી પીવડાવી तो નથી દીધું ને? अरे ओ बा, શું નાટક કરો છો તમે? विशाल, बहुत अच्छा किया जो सबको यहाँ बुला लिया। आज सबके सामने कह ही देती हूँ, हवे बात निकली छे, तुम्हारी भी सांभળી लो। मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा दिल लगता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और हाँ विशाल, आज से श्वेता सिर्फ तुम्हारी,
सिर्फ तुम्हारी दिक्री छे। मैं हरी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। 17 फरवरी 2014 की दोपहर को वो अपना सामान लेकर हमारी जिंदगी से निकल गई और आज आप ये खबर ले आया। जिस दिन से आपकी पत्नी शिल्पा मकवाना घर छोड़ के गई थी उसके बाद आपकी कभी मुलाकात नहीं? फोन पे तो बात हुई होगी? बिल्कुल नहीं। शिल्पा का फोन नंबर है? जी वो पुराना वाला है, आप चेक कर सकते हैं। शिल्पा की अपने माँ बाप के साथ बात होती थी? मेरी तो नहीं होती, तो मैं एमने पूछ ही लो ना। एड्रेस दीजिए उनका। यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर एक ईडर नाम का गांव है, वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि लखन वनमाली कहाँ रहते हैं, बता देंगे। हरी राठौर का नंबर है? जी नहीं, ना एड्रेस है ना नंबर है। आओ ना। वो मयंक सेठ के साथ आया था और मयंक सेठ तो मर गया। मयंक सेठ की फैमिली में कोई ऐसा है जो हरी राठौर को जानता हो या कम से कम पहचानता हो? पता नहीं सर। मयंक सेठ का फ़ोन नंबर या एड्रेस है? पता लिख लीजिए। ढूंढ निकालो इस मयंक की फैमिली को, हो सकता है उन्हें हरी के बारे में कुछ जानकारी हो। सर, ये हरी राठौड़ अब हमारा चीफ सस्पेक्ट बनता है। हस्बैंड विशाल को रूल आउट नहीं करते, खलिश में डूबा हुआ आदमी है। बीवी ने छोड़ दिया सर। मर्द का अहंकार है, हिल गया होगा, इसलिए बदले के लिए तरस गया होगा। पापा, मम्मी सच में मर गई। बोल तो रहे बेटा। पापा, मैंने एक बात कहवानी चाहिए। मुझे मम्मी की याद आ रही है। पता है मुझे बेटा। पापा, मैंने न्यूज़पेपर में मम्मी का फोटो देखा था। बच्ची की आंखें देखी नहीं गई सर, बेचारी मासूम बड़ों के चक्करों में पिस गई। सर, इस वक्त हमारे सामने एक त्रिकोण है, शिल्पा, विशाल और हरी, लेकिन कोई चौथा कोण भी हो सकता है। पहला अब इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरा हाथ में है, अब तीसरा कोण यानी कि हरी राठौर वो हाथ में आए तो चौथा अपने आप सामने आएगा। अगर कोई चौथा कोण है तो विशाल ने जो शिल्पा और हरी के अवैध संबंध की कहानी बताई थी उसका पुष्टिकरण हरी के मिलने के बाद ही होने वाला था। सर, मयंक सोनी के बड़े बेटे से बात हुई, बता रहा था 2 साल पहले यानी फरवरी 2014 में हरी गायब हो गया था। और फरवरी 2014 में ही शिल्पा मकवाना ने अपना घर छोड़ा था। सर, प्रांतिज इलाके में हरी के बारे में पूछताछ की, वहां उसे कोई जानता तक नहीं था। मुझे इस विशाल मकवाना की कहानी पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। उसके फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, विशाल का पिछले 2-2.5 सालों से शिल्पा से कोई कांटेक्ट नहीं है। और शिल्पा के फोन रिकॉर्ड्स? सर, जो नंबर विशाल ने हमें दिया था वो 19 फरवरी 2014 को डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके घर छोड़ने के 2 दिन बाद। लेकिन सर, एक अजीब बात है, शिल्पा की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकलवाई जिसमें हरी का नाम तक नहीं था। हो सकता है दोनों फोन पर बात करते ही ना हो, सिर्फ आमने सामने बात करते हो। बट स्टिल, आमने सामने कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब तय करने के लिए फोन की जरूरत तो पड़ती होगी। मुझे ये हरी और शिल्पा वाली कहानी भी अजीब लगती है। सर, हो सकता है कहानी विशाल और किसी और औरत की हो और वो उसे छुपाने के लिए हरी और शिल्पा की कहानी हमें सुना रहा हो। सर, हमें शिल्पा के मायके वालों से मिलना चाहिए, वो लोग तो सबसे अजीब मालूम होते हैं। राइट, ना उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज की और ना ही न्यूज़पेपर में उसकी लाश को पहचाना। पुजारी, जल्द से जल्द लीडर जाने का प्लान बनाओ। विशाल भाई, मैंने आपको कहा था ना, अखबार में फोटो छपी है और शिल्पा भाभी की है। तो क्या करोगे? तब जिंदा थी, कोई रिश्ता नहीं रहा, और मरने के बाद अब क्या करता उसके साथ में? सर, इस तरफ। किससे मिलना है? हम लोग क्राइम ब्रांच से, वनमाली परिवार से मिलना है। वनमाली तो मुझे घर भेजकर चला गया। कब? लगभग 1 वर्ष हो गया होगा। वो कहाँ गए, आपको कुछ मालूम है? हाँ, वो कह रहे थे खेत ब्रह्मा साइड कहीं जाने वाले थे। खेत ब्रह्मा में वो लोग जहाँ गए वहाँ का एड्रेस मिल सकता है? नहीं, वो तो नहीं मालूम। खेत ब्रह्मा? हाँ, खेत ब्रह्मा।
इधर गांव का आदमी है वनमाली। वनमाली? कुछ 1 साल पहले रहने आए। हाँ साहब, सीधा जाओ तुम्हें, बाईं तरफ से तीसरा गली में आखिरी घर है। आप रजनी वनमाली हैं? जी आप? क्राइम ब्रांच। शिल्पा मकवाना आप ही की बेटी है? अब क्या नया कांड कर दिया इस छोकरी ने? अखबार नहीं आता आप लोगों के? आता है साहब, पर कोई पढ़ता नहीं है खास। हमारा तो शिल्पा के साथ। हाँ, विशाल मकवाना से मिले हैं हम। ये हरी राठौड़ वाली बात सच है? क्या शिल्पा ने आप लोगों के सामने घर छोड़ा था 17 फरवरी 2014 को? शिल्पा हमारे लिए तो वो दिन ही मर गई थी। वो आप लोगों के दिल की खलिश में जरूर मर गई थी, लेकिन असल में उसका कत्ल सितंबर 2015 में हुआ और अब हम उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं। ये विशाल से अलग होने के बाद शिल्पा हरी के साथ कहाँ रहती थी? कोई एड्रेस है आप लोगों के पास? हमारे नाक के नीचे रहकर उसने हमारी नाक कटवाई। ईडर में। ईडर में शिल्पा हरी के साथ रहती थी? उसे रहना नहीं कहते, मुंह काला करना कहते। इतनी जिल्लत सहनी पड़ी हम लोगों को कि हम लोग तो जैसे तैसे भागकर यहाँ आ गए, और वो घर घाटे में बेचना पड़ा, वो अलग। ये हरी अभी भी ईडर में रहता है? अरे रहता होगा साहब, इसमें हमारे को क्या है? ना हमारा उससे कोई वास्ता था न शिल्पा से। हरी राठौड़ की तलाश पुलिस को दोबारा ईडर ले आई और वो सीधे हरी राठौड़ के दरवाजे पर पहुंचे। और अब पुलिस और इस केस दोनों को एक जबरदस्त झटका मिलता है। जी? हरी राठौड़? जी, आप कौन? हाँ, तो 1 વર્ષ પહેલાની વાત છે, सितंबर 2015। ना, तेरी एक्टिंग काम नहीं आ रही हरी राठौड़। तुम्हारे साथ भागी थी 17 फरवरी 2014 को। हाँ, बरोबर है। 17 फरवरी 2014 को शिल्पा मेरे पास हिम्मत न कराई और फिर 3 मार्च 2014 को हम लोग ईडर गांव आ गए और पति पत्नी की तरह रहने लगे। जानते हैं? और शायद आप ये नहीं जानते साहब कि 14 अप्रैल 2015 को मुझे और इस घर को छोड़ के चली गई थी, और आज अचानक ये खबर ले आया आप। तो विशाल एक कहानी सुना रहा है, यहाँ दूसरी कहानी सुना रहे हैं, पर दोनों कहानी की एक ही विलन है, शिल्पा मकवाना, जो इन दोनों को छोड़कर भाग गई थी। साहब, हम दोनों कहानियां नहीं सुना रहे। शिल्पा ने वाकई में विशाल को मेरे लिए छोड़ा था, लेकिन मुझे किसके लिए छोड़ा मैं नहीं जानता था। तूने शिल्पा को मारा क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं मारना तो दूर सर, मैंने 14 अप्रैल 2015 के बाद उसे देखा तक नहीं। बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ, क्यों छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, तुमने पता करने की कोशिश भी नहीं की? कोई और था उसकी लाइफ में? जरूर कोई ना कोई तो होगा ना। लगन? उससे क्या होगा? हमारे रिश्ते को नाम मिलेगा। चाहत? नाम काफी नहीं है क्या? चाहत का रिश्ता है हमारा। साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, साथ सोते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं हम जो शादीशुदा लोगों से अलग है? अरे गांडी, हम बच्चा कर सकते हैं। वो तो मैं कर चुकी। कई नवी बात करो हरी। शादी करने की कोई ऐसी वजह बताओ जो मैंने पहले नहीं किया हो। अपने लगन कर दो ना तो हम और गहरे बन जाएंगे। बंधन की जरूरत कब पड़ती है हरी? जब डर हो किसी के भाग जाने का। तने छे? ना। आंखें कुछ और बोल रही है। साहब, 1 साल हम साथ रहे तो हर दूसरे दिन मैं लगन की बात छेड़ता था और वो टालती रही, और एक दिन अचानक उठ के बोली कि मुझे जाना है। किधर जाना है? यहाँ से जाना है, तुमसे दूर जाना है। कोई और है क्या? जाहिर सी बात है, बिल्कुल है कोई और। बोर थे कि मारा थी। अब क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। विशाल से उब गई, तुम आ गए, तुमसे उब गई, इसलिए कोई और आ गया। मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। शिल्पा, મને છે ને 100% ખાતરી હતી
कि तुम्हारे साथ लगन नहीं करे। फिर भी तुमने मुझे झेला। बड़े दिल वाले हो। अच्छा किया जबरदस्ती नहीं की। हाँ क्या है ने जबरदस्ती बिल्कुल गमती न थी मने। साहब मैं किस मुंह से पूछता कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? आखिर उसने मेरे लिए भी छोड़ा था कभी किसी को? वाकई में बहुत बड़े दिल वाला है तो हरी राठौड़, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टूटे दिलों की कहानियां सुनने के लिए ना हमारे पास टाइम है और ना ही मूड। शिल्पा मकवाना का कत्ल हुआ है और हमें कातिल जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए। और आपको लगता है कि जलन के मारे मैंने उसे मार डाला? जलन, गुस्सा या फिर खलिश, जो भी कारण हो, हम उसे चार्जशीट में फाइल कर देंगे आपके कबूलनामे के साथ। मैडम मैं कत्ल कबूल कैसे करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? जो मैडम वो खोटी जीबा जोड़ी नहीं करतो, बयानबाजी नहीं करतो तुम्हारी साथे। मैं वही बोल रहा हूं जो सच है, वाकई में सच है। जिस दिन शिल्पा मुझे और इस घर को छोड़ के चली गई ना, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाद वो मेरी जिंदगी से निकल गई और अब दुनिया से। 17 फरवरी 2014 की दोपहर को वो अपना सामान लेकर हमारी जिंदगी से निकले और आज आप ये खबर ले आए हो। अपना नंबर दो और शिल्पा का आखिरी नंबर जो वो यूज कर रही थी। साहब मेरा तो वही नंबर है जो पहले था, पर शिल्पा का आखिरी जैसा कुछ था, मैं तो नहीं था। अपनी मर्जी की मालकिन थी ये शिल्पा। वो कहते हैं ना बोहेमियन। वो तो थी सर, जिस तबके से वो थी उसके लिए कुछ ज्यादा ही, मेरा मतलब सही गलत की बात नहीं है, ढीठ थी। पति विशाल को छोड़ा वो नाराज, प्रेमी हरि को छोड़ा वो भी नाराज। अब पता नहीं इसकी जिंदगी में कोई तीसरा था भी या नहीं। शिल्पा मकवाना के कत्ल की खोज पुलिस को उसके पति विशाल मकवाना से उसके माँ बाप तक ले गई और फिर प्रेमी हरि राठौड़ तक। आखिरकार उनके हाथों में शिल्पा का लेटेस्ट फोन नंबर भी लग गया था। यह नंबर अब इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित होने जा रहा था। इस खोज को आखिरकार एक अंजाम मिलने जा रहा था। सर अप्रैल 2015 के बाद से हरि ने शिल्पा को एक मैसेज तक नहीं किया। और सर शिल्पा का नया नंबर 12 सितंबर 2015 के बाद कभी यूज नहीं हुआ, यानी कि जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। आखिरी लोकेशन प्रांतिज, 12 सितंबर रात को 12:30 बजे स्विच ऑफ किया गया था। मतलब कत्ल के तुरंत बाद। आखिरी बात किससे हुई थी? एक नंबर है सर जिस पर शिल्पा की रेगुलर बात होती थी। प्रांतिज के पहले कई महीनों तक शिल्पा की सेल लोकेशन महूडी में पाई गई थी। मतलब त्रिकोण का चौथा कोण वो नंबर था जिससे लगातार बात होती थी। 444909698। कल तक इसके कॉल रिकॉर्ड्स और डिटेल्स आ जाएंगी सर। तब तक खबरें को एक्टिवेट करो। अगर वो मौड़ी में रहती थी तो कोई ना कोई उसे जरूर पहचानता हो। देखा हुआ तो लगता है भैया मौड़ी माँ। हाँ, पर धुंधला सा है। कब, कहाँ, किसके साथ? जब भी याद आ जाए आप मेरे को इस नंबर पे फोन कर देना, ठीक है? काका 2 किलो बासमती चोखा आपजो। आपको ठीक। परवेज खबरी का फोन था, कह रहा था शिल्पा मोहड़ी में पहचानेगी, लेकिन कोई क्लियर आइडिया नहीं। सर वो नंबर 444909698 ट्रेस हुआ है। इस नंबर पर शिल्पा की रेगुलर बात होती थी, किसी प्रिया जोशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर इस प्रिया जोशी का नंबर शिल्पा के कत्ल के अगले दिन यानी 13 सितंबर 2015 से ही बंद है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। इस प्रिया जोशी का इस मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, पक्का। सर फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो प्रिया जोशी का घर यही है। सर वहां पूछते हैं। यहाँ कोई प्रिया जोशी नहीं रहती।
आपने इस औरत को यहाँ देखा है? इसको मोहल्ले में देखा है, पर नाम वाम खबर न थी। हाँ, ये मोहल्ले में अकेली रहती थी? झाला करके एक आदमी था, उसके साथ रहती थी। वो लोग किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। उनका यहाँ खुद का घर था? कोई किराए पे कमरा लेकर रहते थे, लेकिन काफी समय से इन लोगों को कहीं देखा नहीं है। और हाँ, और किसका पूछ रहे थे आप? किसी लड़की का। प्रिया जोशी। हाँ, अपना माहौड़ी जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ भारखोड़ गांव शुरू होता है। उधर सबसे पहला घर है वो जोशी परिवार का। सर, त्रिकोण का चौथा कोण। बस इतना पता है कोई झाला करके था, पूरा नाम भी नहीं पता, कौन था क्या था कुछ भी नहीं मालूम। प्रिया जोशी यहाँ रहती? हाँ, हूँ प्रिया जोशी। आप कौन? पुलिस से, क्राइम ब्रांच। 444909698 तुम्हारा नंबर है? 444909698। इस औरत को जानती हो? शिल्पा मकवाना। हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? इधर नहीं, वो मेरे माँ बापू जी घर पर है। शिल्पा मकवाना को कैसे जानती हैं? सर, मैं उसको नहीं जानती थी, सिर्फ उसके बारे में जानती थी। आपके फोन से शिल्पा मकवाना के फोन पर कई बार कॉल किया गया, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। नंबर्स के बीच बातचीत हुई है ना, हमारे बीच नहीं हुई। मतलब आपका नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था? जी सर। आपका नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा था और क्यों? रमेश झाला। रमेश झाला, नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। सर, हिस्ट्री शीटर है, आपने उसकी क्वेश्चनिंग की थी। चोरी चकारी का काम मैंने छोड़ दिया साहब। हाँ कसम, 2 साल हो गए किसी की जेब की तरफ देखा तक नहीं है। सर, यही है। रमेश क्रिमिनल है। तो तुम्हें क्या लगा था? मैं उससे प्रेम करती थी और वो भी मुझसे प्रेम करता था। हम लगन करना चाहते थे। હું પણ પ્રેમ કરું છું રમેશ, मुझे लगन करना है तुम्हारे साथ। प्रिया, तूने जबान की बात छीन ली। रमेश, तुम्हारे माँ बापू जी मेरे माँ बापू जी से लगन की बात करने आएंगे ना? मैंने अपने माँ बाबू को महसाना में ही छोड़ दिया सालों पहले। शू? कभी बताया नहीं तुमने? प्रिया, अगर मैं तुम्हारे माँ बापू से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ तो? पर वो कभी आया ही नहीं सर, बहुत परेशान रहता था। कभी जोर देती थी तो चिढ़ जाता था। और फिर सच्चाई सामने आई। कैसे सच्चाई? वो अकेला नहीं रहता था, एक औरत के साथ रहता था। शिल्पा? कौन छा? तुम्हारी पत्नी? नहीं। बेन? नहीं। सुना है तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारी पत्नी नहीं है, बेन नहीं है, तो ये है कौन? दोस्त है, इधर में मिला था मुझसे। इधर कौन जाना है? हाँ। अभी सब एक लिफ्ट के बदले में उसने अपने पति को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे घर पे रहने लगी। रमेश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानियों पर मैं यकीन कर लूंगी? कहानी नहीं है ये, सच है। और सच ये भी है कि हम दोनों में संबंध बने हैं। मतलब तुम उसके साथ सोए? सिर्फ सोया हूं उसके साथ, बाकी रत्ती भर का कोई रिश्ता नहीं है। अपने पति से ऊब गई थी, उसको कुछ नया चाहिए था जो मैं उसे दे रहा था। बस थोड़े दिनों में मुझसे भी ऊब के चलती बनेगी, बाकी कुछ नहीं हमारे बीच में। छी, घिन आ रही है मुझे।
प्रिया ऐसे मत बोलो। मैंने सच्चे दिल से किसी को प्रेम किया है तो वो तुम हो। कोई दो लोग बिना लगन किए एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? प्रिया तुम्हें गलत लग रहा होगा, पर ऐसा होता है। बिना शादी के, बिना प्रेम के दो लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और फिर अपने अपने रास्ते भी जा सकते हैं। देखो प्रिया, मैं अकेला था और वो भी अकेली थी, बस हो गया। मैं वादा कर रहा हूँ आगे से नहीं होगा। मैंने उसका यकीन किया। मुझे पूरा भरोसा था कि वो शिल्पा को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा और मेरे घर मेरा हाथ मांगने आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया सर। तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी उससे? सर अभी तो याद भी नहीं है, 1 वर्ष થઈ ગયું। पर हाँ सर, एक बार उसने मेरा कॉल लिया था। हाँ सोच है रमेश, तुम्हारा इरादा है भी या नहीं मुझसे लगन करने का? प्रिया मेरा माथा घुमा हुआ है। बोली शिल्पा अभी भी वही है ना? प्रिया तुम अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मेरे पास कोई जवाब नहीं किसी भी चीज़ का। जब मेरा मूड ठीक होगा मैं फोन करूंगा तुम्हें। उसके बाद तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई। 1 वर्ष हो गया। रमेश के पास तुम्हारे नाम का सिम कैसे आया? उसने मुझसे सिम खरीदवाया था मेरे नाम का, जो वो यूज़ करता था, शायद उस शिल्पा से बात करने के लिए, या फिर अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल काम करने के लिए। सर मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं है और अगले महीने मेरा लगन होने वाला है। ये रमेश झाला इस वक्त कहाँ मिलेगा? सर मुझे नहीं पता, 1 वर्ष थी तो कांटेक्ट पर नहीं थी। चलो इतना तो पता चला, शिल्पा ने हरी को छोड़ा इस रमेश झाला के लिए। हिस्ट्री शीटर जो कि शायद शिल्पा को भी मालूम नहीं रहा होगा। और इस केस से आज जुड़ी एक और प्रेम कहानी। और सारी प्रेम कहानियों में एक ही नाम कॉमन है सर, शिल्पा मकवाना। विशाल से हरी और हरी से रमेश झाला, ये एक हिस्ट्री शीटर है। और उसके बाद शिल्पा मकवाना का कत्ल होता। क्या ये कत्ल प्लान था? सर आपको क्या लगता है, शिल्पा को हरी से दूर करने के लिए उसके पति विशाल मकवाना ने रमेश झालो को सुपारी दी? पॉसिबल है। पहले उसे प्यार में फंसाने की सुपारी, बाद में उसे इस दुनिया से मिटाने की सुपारी। सर इस रमेश झाला को ढूंढ के निकालता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पुजारी अब इस केस को क्लोज करने का वक्त आ गया। शिल्पा की बरसी से पहले उसका कातिल हमारी हिरासत में होना ही चाहिए। सब इंस्पेक्टर पुजारी ने जैसा कहा था, रमेश झाला तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। वो अहमदाबाद में एक किराए की खोली में रह रहा था। जब पुलिस ने रमेश को उठाया, वो बेहद उदास हालत में था और उसने जो बात पुलिस से कही थी कि 2 साल में उसने कोई चोरी नहीं की है, वो बात दरअसल सच थी। शिल्पा मकवाना की फोटो तू मुझसे लेकर गया था ना झाला? रमेश झाला, गेम ओवर। अब जल्दी से बता दे, शिल्पा मकवाना को प्यार में फंसाकर मारने के लिए तुझे किसने कहा था? किसने सुपारी दी थी? विशाल मकवाना ने? मुझे किसी ने सुपारी नहीं दी थी साहब, तकदीर ने सुपारी ली थी। मैंने सारे गलत धंधे छोड़ दिए थे, ईमानदारी से रोटी कमा रहा था, लेकिन नहीं, तकदीर ने भेज दिए थे कि जाओ बर्बाद करो रमेश झाला को। लीडर कौन जाना है? हाँ। जादू थी औरत साहब, एक कशिश थी उसमें, कुछ तो उसमें था जो किसी भी मर्द को साला पागल कर दे। उसने बोला वो हरी को छोड़ के मेरे साथ रहना चाहती, मुझे मंजूर हो गया। पहले मुझे एतराज नहीं हुआ, मैंने सोचा जब तक मुझे आ रहे मुझे लोग, फिर रूप जाएगी वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। कहानी खत्म। मेरी अलग से लव स्टोरी से सर। एक प्रिया थी जिसे मैं सच्चे मन से प्रेम करता था। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी, ईमानदारी की जिंदगी। प्रिया से शादी, ईमानदारी वाली नौकरी, घर परिवार बच्चे, लेकिन शिल्पा ने मुझे बर्बाद करने की ठान ली थी। जाओ का क्या मतलब है? 5 महीने हो गए,
बहुत मजे लिए और दिए एक दूसरे को। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, लाइफ में सेट होना है। मतलब लगन वगन करनी है किसी लड़की से? लड़की देखी है माँ बाप ने? माँ बाप ने नहीं, मैंने खुद ने चुनी है। प्यार करता हूँ उससे। नाम? प्रिया। वाह, सुवाद छे रमेश। एक अच्छी सी कुंवारी लड़की क्या मिल गई? तुम मुझे बस कह रहे हो जाओ? क्यों? कोई कानून है क्या कि जब तक तुझे दूसरा आदमी नहीं मिल जाता तू पहले वाले के घर से नहीं जाएगी? मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मजे आ रहे? मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। पर मुझे मजे नहीं आ रहे। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये शादी वादी का ख्याल तुम दिमाग से निकाल दो। तुम अपने ख्याल में रख लो कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं। मैं खुद चलकर नहीं आई थी तुम्हारे पास। जब प्रिया नहीं थी तो मैं थी, पर तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये गलत है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तुम कह रही हो किसी को छोड़ना गलत बात है। तुम जो अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर एक आशिक के साथ भाग जाती है और फिर उसे छोड़कर मेरे पास रहने आ जाती है। तुम तो मतलब छोड़ने में उस्ताद हो। तुम लोग ने कभी मुझे समझ ही नहीं पाए। अरे नहीं समझना यार, मुझे वैसा लगाव ही नहीं है। और एक बात समझ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे किसी चालू औरत के लिए नहीं छोड़ रहा। एक शरीफ लड़की का हाथ थामने जा रहा हूँ जिंदगी भर के लिए। और तुम्हारे लिए ना तो मेरे दिल में कोई जगह है, ना ही इस घर में। ना ही इस घर से और ना ही तुम्हारी जिंदगी से कहीं जाने वाली हूँ, जब तक कि मेरा दिल नहीं भर जाता। मुझे कोई नहीं छोड़ता। छोड़ दिया मैंने। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। सामान नहीं बांधूंगी तो चलेगा? जो मर्जी करना करो यार, लेकिन जाओ यहाँ से। रमेश, पूछना तो तुमसे पड़ेगा ना। तुम ही तो लेके जाओगे मुझे प्रिया के घर। हम दोनों जाएंगे, उसको उसके होने वाले पति की खूबियां बताएंगे। वो कैसी औरतों के साथ सोता है, जेल जा चुका है, मुजरिम है। प्रिया शरीफ लड़की है ने? फिर देखते हैं वो क्या करती है। शिल्पा को मर्द बदलने की आदत थी और मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? मैंने उसे मारने का कोई प्लान नहीं बनाया, बस वो मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए थी। इसके लिए क्या कोशिशें की तुमने? सबसे पहले मैंने उसे एहसास दिलाया कि मैं प्रिया का साथ छोड़ के उसके साथ रहना चाहता हूँ, और उसे यकीन हो गया। फिर मैं उसे सच्चे प्रेमियों की तरह घुमाने लगी। पूरा दिन मैंने उसे घुमाया, अलग अलग जगह ले गया। आखिर में मैं उसे गलतेश्वर ले गया, प्रांतिज के पास। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, इसलिए मैंने उससे आखिरी बार पूछा कि क्या वो मुझे मेरी जिंदगी जीने देगी। શું થયું? 2 મિનિટ। शिल्पा, मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा, तो 2 हफ्ते से यही सब कहने के लिए लाड प्यार जताया जा रहा था? शिल्पा, इस तरह से हम दोनों पूरी जिंदगी नहीं काट सकते हैं। प्रिया के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे। रहम करो यार हम दोनों पे। देखो ऐसा है, तुम मुझे इस तरह से झांसा तो नहीं दे सकते। अरे तुम दुनिया भर के मर्दों को झांसा दे चुकी। एक आदमी तुझे छोड़ के जाना चाहता है तो दिक्कत क्या है? ठीक है, पर पहले मुझे प्रिया से एक बार मिलवाओगे? उसके बाद तो चली जाएगी। अरे कौन कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही तय करेगा ना। पहले मैं प्रिया से अकेले में मिलूंगी, उससे 2-4 बातें करूंगी, फिर देखते क्या होता है। अब घर वापस चले? ना तो तू कभी प्रिया से मिलेगी और नहीं मेरे घर वापस जाएगी।
हिम्मत नहीं कर पाया कि प्रिया से बात करूं। मैंने जुर्म छोड़ दिया था, लेकिन इस औरत ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म करने पे मजबूर कर दिया। मुझे कभी लगा नहीं था कि मर्डर दिल पे इतना भारी असर करेगा। रमेश झाला, सच ये है कि अगर इस केस ने वाकई तुम्हारे दिल पर भारी असर किया होता ना, तो इस केस को सॉल्व होने में 1 साल नहीं 1 दिन लगता। अगर हम तुम तक नहीं पहुंचते ना, तो आज तुम यहां नहीं बैठे होते। स्टेटमेंट लेके चार्जशीट फाइल कर दो। सर, अब केस क्लोज हो गया है, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन लौट सकती हूँ? श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। इंसान के जज्बात, इमोशंस उसके अंदर के स्वार्थ का आईना होते हैं, और ये जज्बात इंसान को सिर्फ अपनी खुशी, अपना दर्द, अपना फायदा और अपने नुकसान की फिक्र करना सिखाते हैं। कई बार इंसान के जहन में भी नहीं आता कि दूसरों के जज्बात समझना भी जरूरी है। हम शिल्पा की जीवन शैली और उसकी चॉइसेस पर कोई नैतिक टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दोहराए नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी को घोटना गलत है, और खासकर तब जब ऐसा करने वाला इंसान खुद आजादी पसंद इंसान। इसमें भी दोहराए नहीं कि रमेश झाला ने अपनी खलिश मिटाने के लिए हत्या का रास्ता चुना, जो गुनाहों में बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। और यह भी सच है कि अगर पुलिस रमेश को नहीं भी पकड़ पाती, तब भी उसका पछतावा, उसका गिल्ट उसे जिंदगी भर सजा देते रहता। इस वक्त वो कानून के कटघरे में है और अपने किए की सजा सुनने के इंतजार में है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।